ब्रेक से वापस आ रहे हैं। उत्तर भारत में बीजेपी का डंका ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े और रुझान सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि अचानक से ये एक तरीके का गेम चेंजर, जो प्रत्याशी जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतारे गए या जिस रणनीति के साथ बीजेपी ने प्रचार प्रसार किया, तो ये कहा जाए कि ये गेम चेंजर का काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि ये आंकड़े इस बात को बता रहे हैं। लगातार हम अपडेट भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। क्योंकि अगर ज्यादातर सीटों का जिक्र करें, झुंझुनू समेत जो हॉट सीटों में से माना जाता है, तो राजस्थान में कई सीटों में बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। जिस तरीके से अपडेट सामने आ रहा है, चाहे वसुंधरा का राज्य का जिक्र करें, वो बढ़त बनाए हुए हैं लगातार। दिया कुमारी भी आगे चल रही हैं, यानी कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर टूंक का यहां पर जिक्र करें तो सचिन पायलट भी आगे चल रहे हैं, जो कि एक तरीके से इनका गढ़ भी माना जाता है। और गुर्जर जो वोट बैंक है एक तरीके का, गुर्जर नेता भी सचिन पायलट माने जाते हैं। लेकिन बीजेपी को जिस तरीके से पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की रणनीति में चूक हुई है। वो उन मुद्दों को आम जनता के बीच नहीं भुना पाई और उसी का असर यहां पर देखने को मिल रहा है। एक बार न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी गरिमा लगातार जुड़ी हुई हैं न्यूज रूम से। गरिमा, अगर देखा जाए जो रुझान, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है, अलायंस को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि अलायंस को मैनेज नहीं कर पाई कांग्रेस और उसी का ये असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए सोनी, अलायंस की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है ये जो अलायंस हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी या बाकी के राज्यों ने 2024 को ध्यान में रखते हुए किया है। और कहीं ना कहीं 2024 के लिए जो अलायंस बना, उसमें कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ी जो है असरदार होगी। क्योंकि कांग्रेस की इन 5 राज्यों में अच्छी परफॉर्मेंस ना होना इस अलायंस में भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के दबदबे को कम कर देगी। हालांकि शुरुआती दौर में ही हमने देखा था कि अलायंस में कांग्रेस पार्टी का दबदबा बहुत ज्यादा ना हो, इसको लेकर दूसरे जो दल थे वो काफी हद तक कोशिश कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने साफ भी किया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा भी कि नहीं, ये सबके लिए हमने गठबंधन किया है। लेकिन वो गठबंधन अब कहीं ना कहीं अभी से ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें मजबूत दल नो डाउट कांग्रेस पार्टी है। और अभी कांग्रेस की स्थिति उस अलायंस को भी एक कमजोर बताने वाली जो माइंडसेट है वो सेट कर रही है। मनोज जी हमारे साथ में है। मनोज जी, आपने बहुत सारी तैयारी की है चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? 3 राज्य एक तरफ और तेलंगाना एक तरफ कांग्रेस के लिए ठीक है, तेलंगाना में नाक बचाने वाली स्थिति हो गई, लेकिन बाकी जगहों से जो रुझान आए वो कतई भी उनके पक्ष में नहीं गए। हाँ, देखिए गरिमा, सबसे बड़ी बात है बीजेपी के पास एक कॉकटेल है, उसका जवाब विपक्ष के पास नहीं है। बीजेपी विकास का जो प्रचार करती है, इसके अलावा धर्म को एक तरीके से जो पेश करती है, इसके साथ ही चेहरा और आखिरी बात जो चुनावी मैनेजमेंट, इन चारों चीजों को मिलाकर जो एक कॉकटेल तैयार होता है, इस कॉकटेल का विपक्षियों के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है 2024 के चुनाव के नजदीक, बीजेपी ने जितना बड़ा रिस्क लिया है, उस रिस्क को देखते हुए हम ये कहेंगे कि बीजेपी ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। क्योंकि अगर इन तीन राज्यों के चुनाव में अगर बीजेपी कहीं से हार होती तो 2024 के लिए मोदी के चेहरे को निश्चित रूप से, जिस तरीके से ये लोग विपक्ष के लोग मोदी के चेहरे को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे, तो ये निश्चित रूप से ये बड़ा मैसेज जाता और पूरा विपक्ष एकजुट होकर 2024 में एक बड़ी तैयारी के साथ आता। लेकिन चूंकि इन 3 राज्यों में अब बीजेपी जीत रही है और ये जो रुझान है अब ये नतीजों में बिल्कुल बदलने वाले हैं, तो बीजेपी के लिए तो ये निश्चित रूप से संजीवनी साबित हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात किया जाए, राज्यवार अगर बात किया जाए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, कल मध्य प्रदेश में पोस्टर लगना शुरू हो गए थे, लड्डू बांटने लगे थे कांग्रेसी कि अब मुख्यमंत्री हमारा हो गया। लेकिन बीजेपी के वही जितने नेताओं को मैं सुन रहा था, उनका यही कहना था कि जीत हमारी होगी, क्योंकि उनका चुनावी मैनेजमेंट इतना मजबूत था कि वो आश्वस्त थे कि जीत हमारी ही होनी है। चंबल रीजन की अगर बात की जाए, चंबल रीजन में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि चंबल रीजन में सिंधिया बिल्कुल साफ है, बड़े बड़े दिग्गजों को मैंने सुना है कह रहे थे कि सिंधिया का गढ़ बिल्कुल खत्म है। और इस चुनाव में सिंधिया का वही गढ़ बिल्कुल अपोजिट होकर आया है। पिछले चुनाव में जिस तरीके से सिंधिया ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करवाया था, 27 सीटें कांग्रेस को मिली थी। इस बार सिंधिया बीजेपी के साथ थे और
सिंधिया की गढ़ की अगर बात की जाए, चंबल रीजन की, तो 26 से 27 सीटें गरिमा, वो इस चीज को बीजेपी के रिलेट पक्ष में। करिएगा। मनोज जिस तरीके से इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सिंधिया और सचिन पायलट का देखा जाए बीजेपी और कांग्रेस में एक जैसी स्थिति यहां पर नजर आई, क्योंकि एक तरीके से गुर्जर वोट बैंक के नेता एक तरीके से माने जाते हैं, एक अच्छी पैठ मानी जाती है, लेकिन ये क्या मतभेद रहे कांग्रेस के बीच में जो एक समन्वय नहीं बन पाया, और शायद उसी का ये नतीजा यहाँ पर सामने आ रहा है, और यही चीज सिंधिया के लिए भी लागू है। बिल्कुल बिल्कुल सोनी, देखिए आप जो कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, और सबसे बड़ी बात ये भी कि देखिए ये समन्वय ऐसा नहीं है कि अभी बिगड़े हैं, ये इसके पहले के चुनावों में भी थे और पूरे 5 साल बरकरार भी रहे। हमने देखा कि चाहे किसी भी राज्य में हो, कांग्रेस अपनी अंतरकलह गुटबाजी के चलते बड़ा नुकसान उठाती आई है। इसके पहले भी हम बात कर रहे थे कि जब तक नए लोगों को कमान सौंपी नहीं जाएगी, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं डरती है, कई मौकों पर उसने बहुत कोशिश की, आला कमान की ओर से बड़ी कोशिश की गई कि जो भी 2 बड़े लीडर्स होते हैं उनके बीच में आपसी जो कलह है उसको मिटाकर गठबंधन उनका कराने की कोशिश की जाए, लेकिन उनका अंदरूनी गठबंधन ना होना यह भी उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। चाहे छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को हम देख ले, भूपेश बघेल को देख ले, या फिर हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को देख ले, या कुछ ऐसी ही स्थिति कमलनाथ सरकार के साथ में भी होती है। कमलनाथ का भी जिस तरीके से यहाँ पर अंतरकलह से जूझते नजर आते हैं, ये सारी बड़ी वजह है जो कमजोर कर जाती है। और देखिए अब वक्त बदल रहा है, समय बदल चुका है, कांग्रेस पार्टी को यह सोचना होगा कि अगर वो यूथ की बात करती है, राहुल गांधी से जोड़ती है यूथ को एक तरफ, तो दूसरी ओर अपने नेताओं में भी कम से कम जो यूथ है, अब जैसे सचिन पायलट है लगातार अपनी सीट पर बहुत मजबूत है, आप भी कह रही कि देखिए गुर्जर नेता माना जाता है, लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत जहां से रहते हैं वहां पर कभी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते, और अगर वो जाते तो शायद उस सीट पर और ज्यादा वोट मिलते, क्योंकि बड़ा दबदबा उनका रहता है। अलग अलग समीकरणों के लिहाज से अगर हम देखें तो ये बड़े नेता हैं जो एक बड़े वर्ग पर अपनी छाप छोड़ते हैं, लेकिन आपसी कलह के चलते नुकसान पार्टी को होता है। पार्टी को यह बात जितनी जल्दी समझनी होगी उतनी जल्दी ही पार्टी की चीजें बेहतर हो पाएंगी, लेकिन पार्टी शायद ऐसा कर नहीं रही है सोनी। बिल्कुल, पार्टी ऐसा करती हुई नजर नहीं आ रही, या ये कहा जाए कांग्रेस का एक घमंड है और उसका भी एक तरीके से खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। ना ठोस रणनीति, मुद्दे तो उठाते हैं बेसिक आधार पर, आपने देखा इस बीच प्रचार प्रसार में किस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने मुद्दों को उठाया, लेकिन उनको कितनी तेजी के साथ और एक पैठ और एक विश्वास आम जनता का किस तरीके से जीतना चाहिए, इसमें शायद चूक हो गई कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए सोनी, चूक हुई है कांग्रेस की तरफ से। और देखिए मुद्दों की बात अगर तो देखिए मुद्दे उठाने में भी बीजेपी जिस तरीके से माहिर है, किसी भी राज्य में आप देख ले या किसी भी मुद्दे को आप देख ले, बीजेपी आज मध्य प्रदेश में बहुत आगे नजर आती है। देखिए आंकड़े अगर हम दिखाएं तो मध्य प्रदेश में बहुत डिफरेंस जो है 161 तक पहुंच चुकी है बीजेपी रुझानों में। अब आप ये समझिए कि बीजेपी को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े मुद्दे थे, शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा करने वाले बड़े मुद्दे थे, मध्य प्रदेश में महिला अपराधों को लेकर भी कुछ बातचीत हुई थी, या आदिवासियों का मुद्दा खूब उठा, लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी की प्रचारात्मक जो रणनीति होती है वो उतनी बेहतर नहीं होती जो बीजेपी को टक्कर दे पाए, क्योंकि मुद्दे हाथ से छूटते हुए नजर आते हैं। जबकि बीजेपी के पास कोई भी मुद्दा है, राजस्थान में चाहे लाल डायरी का मुद्दा हो, हमने देखा अलग अलग राज्यों में वो मुद्दे पकड़ती है और उन मुद्दों पर मंच से प्रधानमंत्री तक बात करने लग जाते हैं। अब आप समझिए कि एक मुद्दा है, एक क्षेत्रीय मुद्दा है, उस पर प्रधानमंत्री रैली करने आ रहा है और अगर बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री की बात का क्या कनेक्ट लोगों तक पहुंचता है, ये बड़ी चीजें होती है। जबकि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जनता की नब्ज को पकड़ना और उससे पहले टटोलना, उसके आधार पर रणनीति बनाना और उसके आधार पर मुद्दों को धरातल पर पहुंचाना और उसी के लिए बात करना, ये बीजेपी की अपनी रणनीति है। और इसीलिए शायद बीजेपी इस बात का जिक्र डंके की चोट पर करती हुई गरिमा नजर आ रही है कि विकास के डंडे पर धर्म का तड़का, और ये वाकई कारगर सिद्ध होता हुआ, या ये कहा जाए जनता के बीच में इसका असर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये बात भी कांग्रेस को समझनी होगी कि कहां पर किस मुद्दे से पैठ अच्छी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुद्दों को, कौन से मुद्दों को कब कहां और कैसे उठाना है, ये समझ होनी भी बहुत जरूरी है सोनी। और आपने कहा ना कि देखिए धर्म का तड़का जो लगता है ना चुनावों में, भारतीय राजनीति धर्म के इर्द गिर्द बहुत हद तक घूमती हुई नजर आती है। प्रदेश कोई भी हो, भक्तों को जोड़ लिया जाता है। और आज देखिए जो बयान सामने आया है, मैं अभी देख रही थी एक टीवी स्क्रीन पर, यह था कि भाई चुनावी राम भक्तों का जो अहंकार है वो टूट गया। अब आप समझ रही है कि चुनावी राम भक्त, ये बात कहां से आई। हालांकि आज मैं सुबह देख रही थी कई सारे चैनल्स पर
और एक तस्वीर भी चल रही थी, या कई राज्यों में जो बैनर पोस्टर लगाए गए कांग्रेस पार्टी की ओर से, वहां पर राम राज्य की राम दरबार की तस्वीर लगाई गई, जिसको लेकर बीजेपी वालों ने सवाल खड़ा कर दिया कि भाई अब चुनाव में तो राम सबको याद आने लगे हैं। अब समझ लीजिए कि राम का मुद्दा अब तक यूपी में रहता था, लेकिन अब ये यूपी से निकलकर अन्य राज्यों में भी हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और हमने देखा कि बीजेपी जब धार्मिक एंगल आता है तो वो उसे बड़े कनेक्ट के साथ जोड़ती है और मुद्दे की तरह नहीं भुनाती, जबकि कांग्रेस का इन सबसे जोड़ना ऐसा लगता है कि चुनावी लिहाज जब आता है, जब चुनावी मौसम आता है, तब सिर्फ तब धार्मिकता उनकी जागती है। तो ये कहीं ना कहीं जनता के मन में एक सवाल ला देती है कि आपको भगवान क्या चुनावी वक्त में याद आते हैं। ये बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल, जनता का विश्वास, ये पता चल रहा है कि बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ, जिन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में गई और जनता ने एक भरोसा, एक विश्वास जताया है। हमारे साथ गरिमा वापसी करेंगे, आपसे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। साथ ही दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत त्रिवेदी जी भी एज ए वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही राघवेंद्र सिंह राजू, राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेती हूं शशिकांत जी। मध्य प्रदेश के जो आंकड़े, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये क्या कुछ बयां कर रहे हैं और क्या कमी आप देख पा रहे हैं कांग्रेस की? से 20 साल पहले पब्लिक ने हटा दिया था, तो कांग्रेस ने कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया। 2018 को छोड़ दें तो 2018 में उनके पास एक चुनावी मुद्दा था और वो राहुल गांधी ने एक भाषण में कह दिया था कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। बिल्कुल। और वो अपील किया और किसानों ने उनको वोट किया और वो जैसे तैसे पावर में आए, उन्होंने सत्ता खो भी दी उतनी जल्दी। लेकिन इस चुनाव में उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। राहुल गांधी ने या प्रियंका गांधी ने या खड़गे ने या किसी ने भी कुछ नहीं कहा कि वो मध्य प्रदेश में एक्चुअली क्या करेंगे। पिछले बार भी हमने देखा 2018 में राहुल गांधी ने जब ये भाषण में कहा कि वो किसानों का 23 से 15 दिन के अंदर या इतने समय में कर्ज माफ कर देंगे, तो कांग्रेस की लीडरशिप, लोकल लीडरशिप ने या प्रवक्ताओं ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नहीं कहा। किसानों का कोई मुद्दा कभी नहीं उठाया। वो अपने किसी संस्था का करप्शन तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ, तो मतलब कुल मिलाकर के लीडरशिप का बहुत बड़ा अभाव है। डिसिप्लिन की बहुत कमी है कांग्रेस में। संडे के दिन चुनाव में उनका दफ्तर बंद रहता है। पत्रकार भटकते रहते हैं कोर्ट कमेंट के लिए। एक कोई है जो इक्का दुक्का लोग जो कभी आपको ट्वीट कर देंगे। आप कमलनाथ जी से मिलने जाइए, मतलब मैं तो नेशनल एरिया में काम करता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड में काम करता हूँ, जो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे और यहाँ आए थे, उनके यहाँ दरबार में बैठे रहते हैं, वो आपको मिलने नहीं देते। वो ये समझते हैं कि पत्रकार कुछ मांगने आया होगा। तो उनके यहाँ ना तो कोई एजेंडा है राहुल गांधी के पास, ना उनके पास कोई चुनाव को लेकर के, कोई लोकल इश्यूज को लेकर के कोई बात। सब लोग डिसइंटीग्रेटेड है, पहली बात ये। दूसरी बात क्या है कि राहुल गांधी के भाषणों में, जो चुनावी भाषण उन्होंने दिए, लगभग सब एक जैसे हैं और उनमें एक ही समस्या है राहुल गांधी के सामने, वो है नरेंद्र मोदी और उनकी अडानी की दोस्ती। तो क्या है कि ये पब्लिक एक बार सुनती है, 2 बार सुनती है, 4 बार सुनती है, 10 बार सुनती है, फिर वो आप पे ध्यान देना बंद कर देती है कि आपके पास कुछ है नहीं। फिर वो उस तरफ चली जाती है जहाँ बिल्कुल जनता ये तय कर लेती है कि जब शब्दों में बदलाव नहीं है तो ये बदलाव फिर आगे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि आपको केवल चुनाव लड़के कुर्सी पर आना है, बाकी कुछ नहीं करना है। तो कोई रोड मैप नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है आपके पास ये भी नहीं पता है कि किसको। अच्छा, फिर जो टिकट आप देते हैं, आप देखिए कई तो उम्मीदवार उनके वही हैं जो, ठीक है, अभी थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही है, क्लियर नहीं है आवाज। एक बार वापस से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह राजू जी भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आपका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी। जो अब तक के आंकड़े जो सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े काफी कुछ बता रहे हैं और लगातार सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि कांग्रेस में लीडरशिप की कमी, जैसा कि अभी शशिकांत जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, लीडरशिप की कमी है। चुनावी भाषणों में जिन शब्दों का जिक्र किया गया,
तो जाहिर सी बात है, तो उनमें भी अब जनता एक जैसा कुछ नहीं चाहती, जनता बदलाव चाहती है। लेकिन इस बार उम्मीदें बहुत ऐसी लगाई जा रही थी, लेकिन अब वो उम्मीदें दरकिनार हो गई हैं और एक बार फिर से बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर चाहे राजस्थान का जिक्र करें, चाहे मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि कमलनाथ ने आदिवासी समुदाय को नाराज किया? क्या इसीलिए कुछ वोट बैंक यहां पर छिटक गया या इसका खामियाजा भुगतना पड़ा? क्या कमी देख पा रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। आप पूरे प्रदेश को देखेंगे, 4 राज्यों का भी आज जो दृश्य आपको दिख रहा है जी। जब साउथ में जब जिस तरीके से कांग्रेस लड़ी और वहां पर जिन मुद्दों पर उन्होंने उठाया, वो स्थिति जो है अन्य राज्यों में नहीं रही। आज अगर छत्तीसगढ़ की जब आप बात कर रही हैं, जाति संतुलन, वहां जो समीकरण थे उनको बैठाने का काम नहीं हुआ। आपने देखा होगा जो 2018 में सहू समाज इनके साथ था और इन्होंने छिटक दिया उसको। तो तमाम बातें जो रही हैं उसमें सुधार बीजेपी ने तो किया। बीजेपी ने तो सभी जगह शिवराज जी का जब फोटो नहीं था तो लास्ट में लगाया, रमन जी का नहीं था उनको आगे ले आए, वसुंधरा जी का नहीं था तो उनको आगे ले आए। इसके बाद जो कांग्रेस ने पिटारा खोला भाई किसान, और इसके बाद जो है कोई ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई ऐसा मुद्दा नहीं दिखा। उन्होंने केवल वहां के त्योहारों को मनाने का काम किया। विकास के मुद्दे थे उनको धरातल पर लाने का काम हुए सरकार ने नहीं किया। ये निश्चित तौर पर है जो मैं मान रहा हूं कि कांग्रेस को बराबर, जो भी हमारे सहयोगी साथी कह भी रहे थे कि कांग्रेस अपने में सुधार नहीं कर रही है। कांग्रेस का जो बूथ मैनेजमेंट सिस्टम है और कांग्रेस का जो लचर संगठन है, पहले कांग्रेस में सेवा हुआ करता था, पहले महिला कांग्रेस हुआ करती थी, पहले युवक कांग्रेस हुआ करता था, पहले एनएसयूआई थी। तो जो इनका संगठन था वो संगठन कहीं भी अब सक्रिय दिखाई नहीं देता। पहली बात तो यह है कि कांग्रेस का लचर संगठन है। फिर नेतृत्व के प्रति उनकी आस्था विश्वास कम होता जा रहा। जनता का नेतृत्व के प्रति अगर आस्था विश्वास कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन सिस्टम आपका, तीसरा जो सबसे बड़ी कमी है कि आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत खराब है। चौथा, आपका जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी पर कभी भी राष्ट्रीय नेतृत्व या बड़े नेताओं ने बैठा करके इसमें कभी भी समाधान करने का प्रयास नहीं किया। और जो भी उल्टे सीधे बयान, पांचवा सबसे बड़ी जो कमी दिखी वो ये उल्टे सीधे बयान होते हैं। ये निश्चित तौर पर है कि 2 राष्ट्रीय स्तर पर पार्टियों में जनता मानती है, लेकिन ये भी बात सच है कि आज जो देश की जनता है, जब राष्ट्रवाद की बात आती है तो वो दूसरी बात करते हैं। अभी ये घटना चल रही थी, लोगों ने बहुत उसको प्रचार किया कांग्रेसियों ने कि भाई भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया, इजराइल का कर दिया। अरे स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज आप जो स्थितियां देख रहे हैं, केवल एक जाति विशेष में ले जा करके जाति समीकरण में हिंदू समाज को बांटे, हिंदू शब्द सुनने में नाराजगी इनको दिखाई देती है। तो जो हिंदू शब्द आप देश में है, तो इन सब चीजों का जो कांग्रेस का कई जगहों पर जो लचर रवैया होता है ये उसके ही लिए नुकसानदायक साबित हो जाता है। आपके पास लौटेंगे और भी लोगों से अपडेट लेके। सुनील कसवा हमारे साथ में बने हुए। सुनील, आवाज मिल रही है क्या आपको? जो बौद्धिक विचारों में कमी आ रही है, उन बौद्धिक विचारों में कमी। राजू जी हम आपके पास लौटेंगे, फिलहाल के लिए आपको रोक रहे हैं। सुनील, आवाज मिल रही है क्या आपको? सुनील हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। सुनील, सुनील अनम्यूट कीजिए और क्या अपडेट है जल्दी से दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए सुनील की आवाज हम तक ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। सुनील से सामने उसके अंदर 41। बोलिए सुनील, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए, कंटिन्यू करिए। मैं कह रहा हूं कि लगता है कि इस बार राजस्थान के अंदर रिवाज है वो बदल रहा है। इस अब तक जो नतीजे सामने है उसके अंदर बीजेपी को 41 सीट है वो पर विजय प्राप्त हुई है। कांग्रेस को 20 सीटों पे अभी विजय प्राप्त हुई है और जो निर्दलीय है वो 5 निर्दलीय अब तक जीत गया है। जयपुर की अपन बात कर लेते हैं। जयपुर से विद्याधर नगर से दिया कुमारी है, उन्होंने कांग्रेस
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ठीक से आवाज स्पष्ट जो है वो नहीं आ पा रही है, लेकिन राजस्थान में ऐसा लग रहा है कि इस बार राज बदल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से पीछे होती हुई लगातार रुझानों में और अब तो नतीजों में भी लगभग नजर आ रही है। अब देखना होगा कि जो फाइनल नतीजे होंगे उसमें क्या कुछ होगा। हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे और सुनील के पास लौटेंगे। उससे पहले यशी हमारे साथ में मौजूद हैं न्यूज रूम से, यशी के साथ हम बात करेंगे। यशी देखिए, राजस्थान को लेकर हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में राज और रिवाज राजस्थान का ये रहा है कि हमने देखा कि हर बार सत्ता पलट जाती है और अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर कहे जाते रहे, लेकिन शेखावत का ये बयान कि जादूगर का जादू खत्म हो गया, तिलिस्म टूट गया, क्या लग रहा है आपको? क्या वाकई जादूगर का जादू खत्म हो गया? बिल्कुल गरिमा, देखिए जादूगर का जादू भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जिस मोदी मैजिक की बात पिछले कई लंबे समय से कही जा रही थी वो हमें एक बार फिर देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है राजस्थान में। लेकिन कांग्रेस का जो ड्रॉबैक, अभी हम क्योंकि सुबह से ही लगातार कवरेज कर रहे हैं तो मुझे लगता है एक बड़ा ड्रॉबैक जो है वो यही है। यहाँ पर राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो घमासान देखने को मिला, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में देखने को मिला, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में जो देखने को मिला, ये अंदरूनी गुटबाजी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए हमेशा भारी पड़ती रही है और कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी का जो संगठन है वो इस पर ही काम करता है, उनमें भी गुटबाजी है, उनमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारी चीजों को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज करती है कि वो चीजें बाहर निकल कर नहीं आती, जनता के बीच में नहीं जाती। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर है जो काम किया है सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, जो तनातनी रही, घमासान रहा, और अशोक गहलोत कहीं ना कहीं हाईकमान पर भारी पड़ते हुए भी उस वक्त नजर आए थे। बल्कि बीजेपी में ऐसा नहीं होता, बीजेपी में हाईकमान ही हाईकमान है, वहां पर किसी भी कैंडिडेट को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती कि वो हाईकमान पर भारी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल यशी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए सोनी, हम लगातार बात कर रहे हैं हाईकमान को लेकर और कांग्रेस पार्टी में ऐसा होता है कि कई बार जो क्षेत्र और नेता रहे या फिर जो पुराने नेता रहे, जैसे इंदिरा गांधी के समय से अशोक गहलोत या कमलनाथ के सभी पुराने राजनीतिकार हैं और बहुत लंबे वक्त तक रहे भी हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये लोग हावी होते हुए नजर आते हैं आला कमान पर, जो नुकसानदायक पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए होता है। सोनी, बिल्कुल गरिमा, अभी ये भी कहा जा रहा है, हालांकि बीजेपी का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वोटों का ध्रुवीकरण जिस तरीके से किया गया, या अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, जैसे शिवराज सिंह चौहान इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रो इनकम्बेंसी, साथ ही अगर कांग्रेस की जो चूक या रणनीति में कमी की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है कि कर्नाटक फॉर्मूला जो है वो फेल हो गया है, और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो 6 दिसंबर की मीटिंग रखी गई है, अगर इसे पहले रखा जाता या इसमें कुछ इस तरीके से मैनेजमेंट या इस तरीके से बातचीत की जाती तो हो सकता है कुछ बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती थी। बिल्कुल, लेकिन सोनी, मुझे लगता है अब वो वक्त है जब शायद ऐसा संभव नहीं था। अब देखिए, अब बहुत से नए तर्क आएंगे अपनी अपनी बातों को रखने के, कांग्रेस पार्टी नए तर्क ढूंढेगी अपनी इस हार को जनता तक समझा पाने के, और एक ऐसा मैसेज ना जाए जो लोकसभा में प्रभावित करे नतीजों को। कोशिश यही होगी। बीजेपी, देखिए, अब बीजेपी तो पूरी तरीके से खुशियों में समाई हुई नजर आ रही है, बीजेपी को कोई तर्क नहीं देना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तर्क निकालने होंगे, क्योंकि जनता के सामने पेश करने कि आखिर अगर इन 3 राज्यों में हार होती है तो क्या होती है। ध्रुवीकरण रहा या आपने कहा ध्रुवीकरण की बात, नो डाउट ध्रुवीकरण के तौर पर कोशिश की गई चुनाव को प्रभावित करने की और वो उसमें बीजेपी कायम हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी दांव कारगर साबित नहीं हुआ और आज वैसा ही नजर आ रहा है। 6 दिसंबर की जिस मीटिंग की आप बात कर रही है, और देखिए, क्योंकि गठबंधन को लेकर आपने पहले भी सवाल किया था, 6 दिसंबर को गठबंधन की मुझे जितनी जानकारी है कि मीटिंग को लेकर बात हुई, लेकिन इस मीटिंग में गठबंधन शायद उतना प्रभावी इन राज्यों में ना कर पाता। गठबंधन लोकसभा में कर सकता है, लेकिन राज्यों में शायद उतना प्रभावी या उसका असर मुझे नहीं लगता है कि शायद हम देख पाए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार जैसा कि अगर सोशल मीडिया का जिक्र करें तो इस तरीके के ट्वीट निकलकर सामने आ रहे हैं कि जातिवाद, सांप्रदायिकता, बधाई तो दी जा रही है बीजेपी को, लेकिन इसके आधार पर सांप्रदायिकता फैलाने का काम ना किया जाए, जातिवाद के आधार का जिक्र ना किया जाए, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से प्रचार प्रसार के दौरान कन्हैयालाल हत्याकांड का जिक्र किया गया और विपक्ष को घेरने की पूरी कोशिश की गई, तो इसको लेकर भी एक माहौल बनता हुआ नजर आया।
बिल्कुल। अब देखिए सोनी, अभी मैंने पहले भी कहा ना कि तर्क बहुत से निकालने होंगे और अब कांग्रेस उस कटघरे में खड़ी हो गई है कि आपको सब कुछ कहना होगा। बधाइयां तो देनी ही है, लोकतंत्र में जो जीतता है उससे आपको बधाई देना पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कि देखिए तर्क कोई भी दीजिए, और बीजेपी के लिए अगर आप ये कह भी रहे कि सांप्रदायिकता मत फैलाए या धार्मिक एंगल से जोड़ने की कोशिश ना करे, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी चुनाव ही लड़ लेती है इन चीजों को ध्यान में रखकर, ध्रुवीकरण इन मुद्दों पर करके, और बीजेपी जानती है कि किस मुद्दे पर कहां क्या करना है। ये बीजेपी का प्लस पॉइंट हमेशा साबित होता है, लेकिन वही चीज नुकसानदायक उनके लिए हो जाती है। बीजेपी हर किसे मुद्दा बनाना है, किसे नहीं बनाना है, इन सब चीजों को जानती है। और अब हम देखिए सोशल मीडिया पर ही अगर देख ले, अभी बधाई संदेश तो बहुत जगह पर मिलने भी लग गए हैं, लेकिन इन बधाई संदेशों में ये कहना कि आपने चुनाव इस लिहाज से लड़ा, बीजेपी वाकई में कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा इन चीजों से, क्योंकि बीजेपी के बयान मैं भी देख रही थी, जो उनका बयान मैंने पहले भी बताया आपको कि चुनावी राम भक्त, अब आप समझ सकते हैं, यहां पर भी उन्होंने कह दिया कि चुनावी राम भक्तों का अहंकार, उनका जो घमंड था वो सब टूट गया। इस तरीके बिल्कुल, तो ये सारी चीजें उस पर असर नहीं डालेंगी। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थी, ऐसा लग रहा है पहले से, और दिखाएगी भी। अगर नहीं भी रही होगी तो वो यही प्रिटेंड करेगी कि हमें पता था हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सच्चे हैं और हम ही लोगों की बात को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, राजस्थान का रुख कर लेते हैं। सुनील कस्बा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या अपडेट? सुनील, बीजेपी है वो सीट जीत चुकी है, 22 सीटों पे कांग्रेस सीट जीत चुकी है, 5 पे निर्दलीय प्रत्याशी है वो जीत चुके हैं। और इस बार मामला रोचक होता है। एक राजस्थान की एक बड़ी पार्टी है कि राजस्थान की एक बड़ी पार्टी है, पिछले 25 साल से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, लगता है फिर भी एक बार वापस। ठीक है सुनील, आपको रोकना चाहेंगे इसी बीच बड़ी खबर से दर्शकों को रूबरू करा दे। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा है। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को हार का सामना करना पड़ा, तो ये अहम खबर सामने आ रही है। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को फिलहाल जनता का वो प्यार, वो समर्थन नहीं मिल पाया, हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, और पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। राजस्थान का रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सुनील कस्बा लगातार जुड़े हुए हैं, अपने बात को पूरा कर लीजिए अपडेट के साथ। बिल्कुल, आपको बता दूं, आप सीपी जोशी की मैंने बात करें तो नाथद्वारा से सीपी जोशी चुनाव हार चुके हैं, और विश्वराज सिंह मेवाड़ा जो राज परिवार से आते हैं, पहली बार बीजेपी से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, वो चुनाव है वो जीत चुके हैं। और भी दिग्गजों की बात करें तो मंत्री रमेश मीणा है वो सपोटा से चुनाव हार चुके हैं, मंत्री शकुंतला रावत है वो चुनाव हार चुकी है, उसके बाद में मंत्री भंवर सिंह भाटी है वो भी चुनाव हार चुके हैं। और बीजेपी की अपन बात करें तो सतीश पूनिया जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आमेर से चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद में बीजेपी के बड़े प्रवक्ता रामलाल शर्मा जो चोमू से है, वहां से कांग्रेस की शिखा मील को पहली बार टिकट दिया और उन्होंने उनको चुनाव हरा दिया है। बाकी जयपुर की और सीटों की अपन बात करें तो विद्यानगर से दिया कुमारी ने जीत दर्ज की है, वहीं पे झोटवाड़ा की बात करें तो राजीव सिंह राठौर जो सांसद है उन्होंने जीत है वो दर्ज की है। अपन बात करें सांगानेर, बिल्कुल सुनील शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार साझा करते रहेंगे। एक बार उन कारणों पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर बीजेपी के जीत के कारण क्या कुछ रहे, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं, और कांग्रेस के हार का कारण क्या कुछ रहा, क्योंकि बीजेपी लगातार एक ठोस रणनीति के साथ जनता के बीच गई है। ये 5 कारण, पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, बीजेपी को सामूहिक नेतृत्व का लाभ मिला है और इसीलिए पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, संगठनात्मक एकता का भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 5 ऐसे कारण जिसमें बीजेपी को जो जीत दिलाने के लिए मददगार साबित हुए हैं। जनहितकारी मुद्दों को लेकर पूरी तरीके से ये सार्थक साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। वही आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कांग्रेस के हार का कारण क्या कुछ रहा। संगठनात्मक एकता का अभाव, एकजुटता नहीं, गठबंधन में आपसी तनातनी, और ये जग जाहिर था और ये एक मुख्य वजह भी मानी जा रही है। कांग्रेस का लचर संगठन, लीडरशिप की कमी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो 5 प्रमुख कारण निकलकर सामने आ रहे हैं कि लीडरशिप की कमी, नेतृत्व में विश्वास की कमी, जिसके चलते कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तो पीएम मोदी के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी एक प्रमुख कारण में से एक माना जा रहा है।
इसी के साथ गरिमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ने के लिए। लगातार अपडेट के साथ आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं।